हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के बारे में। इसके पहले पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन को कवर कर लिया था। आज हम बचे हुए 50 क्वेश्चन को भी अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? ऑप्शन है व्यवसाय का चयन, वस्तु स्थिरण प्राप्त करना, आत्म पहचान का विकास, शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकार करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी वस्तु स्थिरण प्राप्त करना ये किशोरावस्था का कार्य नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय है। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 2 से 5 वर्ष या जन्म से 15 दिन। प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय पूछा है, जो कि है 2 से लेकर 6 वर्ष तक, और उत्तर बाल्यावस्था का समय होता है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। तो यहाँ पर ऑप्शन 20 राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है? 1/4, आधा, 2/3 या 1/3? इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर होगा ए, 1/4। जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की 1/4 होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिन स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ विकासात्मक चुनौतियों वाले बच्चों का दाखिला लिया जाता है उन्हें कहा जाता है? विशेष स्कूल, संपूर्ण स्कूल, संसाधन स्कूल या पूर्व प्राथमिक स्कूल? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा संपूर्ण स्कूल। ऐसे स्कूल जिसमें सामान्य बच्चों के साथ विकासात्मक चुनौती वाले बच्चों का दाखिला लिया जाता है उन्हें संपूर्ण स्कूल कहा जाता है। तो ऑप्शन 20 राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे नवजात शिशु के संवेग होते हैं? ईर्ष्या, क्रोध, प्रेम या भय, क्रोध, प्रेम? ऑप्शन सी है प्रेम, हंसना या रोना। ऑप्शन डी है भय, रोना या ईर्ष्या। तो नवजात शिशु में संवेग पाए जाते हैं भय, क्रोध और प्रेम। जन्म के समय मतलब नवजात शिशु में भय, क्रोध और प्रेम ये 3 संवेग पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 राइट। लड़कों की वार्षिक ऊंचाई वृद्धि 10 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर होती है, यानी लड़कों की वार्षिक ऊंचाई में वृद्धि कितने से कितने सेंटीमीटर तक होती है? 5 से 6 सेंटीमीटर, 4 से 7.7 सेंटीमीटर, 5.6 से 8.6 सेंटीमीटर या 5.6 से 7.6 सेंटीमीटर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लड़कों की वार्षिक ऊंचाई वृद्धि 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर होती है, यानी हर साल में लड़कों की वृद्धि 5 से 6 सेंटीमीटर हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन विकास का नियम नहीं है? ऑप्शन ए विकास अवस्थाओं की ओर अग्रसर होता है। ऑप्शन बी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ऑप्शन सी विकास एक निश्चित क्रम में नहीं होता है। ऑप्शन डी है विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। क्वेश्चन में पूछा है विकास के नियम नहीं हैं। विकास अवस्थाओं की ओर अग्रसर होता है, ये नियम होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन विकास एक निश्चित क्रम में नहीं होता, ये ऑप्शन गलत है। विकास हमेशा एक निश्चित क्रम में होता है। विकास की दिशा निर्धारित होती है, जिसके फलस्वरूप विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिल्क शेक उदाहरण है स्वच्छ तरल आहार का, पूर्ण स्वच्छ आहार का, हल्का आहार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर मिल्क शेक पूछा है। मिल्क शेक पूर्ण स्वच्छ आहार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 राइट। कमेलिया नामक वृक्ष की पत्तियों को सुखाकर बनाई जाती है? अजवाइन, जीरा, चाय या मेथी? चाय जो है वह कमेलिया नामक वृक्ष की पत्तियों को सुखाकर बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है चाय। ऑप्शन नंबर सी इज राइट।
नेक्स्ट हम बात करेंगे अनाज की पिसाई से, चमकाने से और परिष्करण करने से मुख्यतः जो विटामिन नष्ट हो जाता है वह है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो अनाज की पिसाई और अनाज को चमकाने, परिष्करण करने से विटामिन बी नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है सब्जियों के रेशे छूने में डैश होते हैं, ठंडे, निर्जीव, चमकदार या गर्म। सब्जियां देखने में चमकदार होती हैं लेकिन सब्जियों के रेशे छूने में ठंडे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे फल तथा सब्जी अच्छे स्रोत होते हैं निम्न में से किसके? खनिज लवण, प्रोटीन तथा वसा के, कार्बोज, विटामिन, खनिज लवण, विटामिन और रेशे, प्रोटीन, वसा या कार्बोज के। तो फल तथा सब्जियां किसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं? फल में और सब्जी में खनिज लवण, विटामिन और रेशे पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 0 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी है रुक जाती है, ऑप्शन सी है 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी है 0 से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अंडे तथा दूध सुरक्षित रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर पर अंडे और दूध को सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट है खाद्य उत्पादन में सही खतरा क्षेत्र कौन सा है? 45 से 115, 41 से 135, 35 से 120 या 38 से 145 फ़ारेनहाइट। तो खाद्य उत्पादन में सही खतरा कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस कार्य प्रणाली के द्वारा नमक की उच्च सांद्रता परिरक्षण की तरह कार्य करती है? ऑप्शन है नमी को घटाकर, एंजाइम की सक्रियता को घटाती है, माइक्रोब्स के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को नमक की सांद्रता घटाती है या उपयुक्त सभी। तो नमक की उच्च सांद्रता परिरक्षण की तरह कार्य करती है उपयुक्त सभी के द्वारा, नमक को घटाकर, एंजाइम की सक्रियता को घटाकर, माइक्रोब्स के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को नमक की सांद्रता घटाकर, यानी उपयुक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पाश्चुरीकरण किसके संरक्षण की विधि है? ऑप्शन ए पनीर, ऑप्शन बी पेय पदार्थ, ऑप्शन सी सब्जी या ऑप्शन डी दूध। पाश्चुरीकरण दूध के संरक्षण की एक विधि है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक धात्री स्त्री जिसका शिशु 8 माह का है के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? प्लस यानी अतिरिक्त 550, 400, 300 या 450। एक धात्री माँ यानी जो माँ फीड कराती है, अपने शिशु को मिल्क पिलाती है, उसे धात्री माँ कहते हैं। तो एक धात्री स्त्री जिसका शिशु 8 माह का है उनके लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है प्लस 400। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे के आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत किस उम्र में होनी चाहिए? 12 माह के आसपास, 6 माह के आसपास, 4 माह के आसपास या 2 माह के आसपास। तो बच्चे के आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत 6 माह के आसपास कर देनी चाहिए। 6 माह तक शिशु को केवल माँ का दूध पिलाना चाहिए, उसके बाद बच्चों को पूरक आहार देना शुरू करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों में किस दृष्टिकोण का विकास होता है? सौंदर्यात्मक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वैज्ञानिक। प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है क्योंकि छात्रों को प्रयोग करके सीखने को मिलता है। प्रयोग करके सीखना यानी करके सीखने से छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। नेक्स्ट, सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक समान आयु में बलबलाना प्रारंभ करते हैं, जो इंगित करता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है प्रतिरूपण द्वारा, पुनर्वलन द्वारा, परिपक्वता द्वारा या वातावरण द्वारा। तो इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर होगा परिपक्वता द्वारा।
सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक समान आयु में बलबलाना प्रारंभ करते हैं। इसका मतलब है परिपक्वता बालक में होने वाले विकास को प्रभावित करती है। परिपक्वता विकास को प्रेरित करती है। बालक जितना परिपक्व होता है उसका विकास उतना ही होता जाता है। आइए नेक्स्ट हम बात करेंगे। ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा नहीं है? सक्रियता, दृश्य प्रतिमा, सांकेतिक या मूर्त क्रियात्मक? इसका आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों में तरीका नहीं है, मूर्त संक्रियात्मक का नहीं है। ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों का मानसिक रूप से 3 तरीकों से अभिव्यक्त करता है: सक्रियता, दृश्य प्रतिमा और सांकेतिक। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक विभाग से संबंधित है। जाति, भाषा, खेल या इनमें से कोई नहीं? तो सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक विकास से संबंधित है जाति। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही एक जाति प्राप्त करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डीपीटी को विस्तारित कीजिए, यानी डीपीटी की फुल फॉर्म पूछी है। डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, डिप्थीरिया निमोनिया टिटनेस, डायरियल पर्टुसिस टिटनेस या डिप्थीरिया पर्टुसिस टॉक्सॉइड? तो डीपीटी का फुल फॉर्म है डिप्थीरिया पर्टुसिस और टिटनेस। पर्टुसिस को काली खांसी भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे काली खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी, डीपीटी, एमएमआर या पोलियो? तो इसका राइट आंसर होगा डीपीटी। अभी हमने डीपीटी की फुल फॉर्म पढ़ी थी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। इन तीनों से बचाव के लिए ट्रिपल डोज यानी डीपीटी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिशु द्वारा मुंह से भोजन निकालने के इशारे का अर्थ है कि वह गोद में उठाया जाना चाहता है, वह भूखा है, वह संतृप्त है और भूखा नहीं है, वह गीला है और उसे ठंड लग रही है। शिशु द्वारा मुंह से भोजन निकालने का अर्थ होता है कि वह संतृप्त है और भूखा नहीं है, मतलब शिशु को भूख नहीं लग रही। वह बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग करे कहलाता है दाएं हाथ का, बाएं हाथ का, एम्बिडेक्स्ट्रस यानी उभयहस्त या बहिर्मुखी? तो इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वह बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग करे उभयहस्त एम्बिडेक्स्ट्रस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट, किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ मात्रा में वसा निकाल दी जाए तो वह माता के दूध के जैसा हो जाता है? तो इसका ऑप्शन है बकरी, याक, भैंस या गाय? तो इसका राइट आंसर होगा बकरी। बकरी के दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ मात्रा में वसा निकाल दी जाए तो वह माता के दूध के जैसा हो जाएगा। माँ का दूध नवजात शिशु के लिए संपूर्ण आहार होता है। शिशु में माँ के प्रतिजीवियों में पाई गई निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा डैश महीने तक ही होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 3 से 6 महीने तक होती है। शिशु को माँ के दूध से प्रतिजीवियों में पाए जाने वाली कृत्रिम प्रतिरक्षा प्राप्त होती है, जो कि 3 से 6 महीने तक शिशु को प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटना चाहिए? 2 घंटे बाद, जब उसमें स्पंदन रुक जाए, तत्काल या जब चाहें? तो प्रसव के बाद नवजात शिशु की नाल को जब उसमें स्पंदन रुक जाए यानी रक्त का बहाव रुक जाए तब काटना चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी इज राइट। गर्भकालीन विषाक्तता संबंधित होती है उच्च रक्तचाप से, सूजन से, एल्ब्यूमिनेरिया से या उपयुक्त सभी? ऑल ऑफ दीज? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। गर्भकालीन विषाक्तता में हमें उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी, सूजन और एल्ब्यूमिनेरिया देखने को मिलता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रसव का प्रकार नहीं है। संभाव्य प्रसव, प्राकृतिक प्रसव, इंस्ट्रूमेंटल प्रसव या जटिलता पूर्ण प्रसव? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। संभाव्य प्रसव प्रसव का कोई प्रकार नहीं होता। प्रसव वह प्राकृतिक क्रिया है जिसके द्वारा गर्भस्थ शिशु गर्भ से बाहर आता है। शिशु का
गर्भ से बाहर आना ही प्रसव कहलाता है। नेक्स्ट, कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है? 2 माह, 3 माह, 4 माह या इनमें से कोई नहीं। कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है 2 माह। 2 सप्ताह से लेकर 2 माह तक के बेबी को भ्रूण कहा जाता है, यानी जो गर्भ में बच्चा होता है उसे भ्रूण कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रेन्युलोसा और थीका इंटरना कोशिकाएं बनाती हैं। कार्पस ल्यूटियम, पुटिकाएं, थीका एक्सटर्ना या एंडोमेट्रियम। इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्पस ल्यूटियम अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रेन्युलोसा और थीका इंटरना कोशिकाएं बनाती हैं। बासी ब्रेड में आमतौर पर डैश का असर होता है? मोल्ड, बैक्टीरिया, कीड़े या वायरस। तो बासी ब्रेड में आमतौर पर मोल्ड का असर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 3 ग्राम वसा, वह शरीर को कितनी किलो कैलोरीज देगा? 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का मतलब है 12 गुणा कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम में कितनी ऊर्जा मिलती है? 4। और 3 ग्राम वसा, 3 गुणा वसा कितनी ऊर्जा देता है? 9। तो इस प्रकार अगर हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें 75 किलो कैलोरीज प्राप्त होगी। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट हम बात करेंगे केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है वसा, ग्लूकोज, विटामिन या खनिज लवण। इसका राइट आंसर होगा ग्लूकोज। केंद्रीय नाड़ी संस्थान यानी नर्वस सिस्टम के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ग्लूकोज। नेक्स्ट, त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है? कुपोषण का, अल्प पोषण का, गरिष्ठ भोजन का या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कुपोषण। त्वचा झुर्रियाँ युक्त एवं उसका रंग पीला होना यह कुपोषण का लक्षण होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स के उत्तम साधन वाले खाद्य पदार्थ ग्रहण करने से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। इसका कारण है एंटीऑक्सीडेंट्स रक्त प्रणाली में बहने वाले फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी कर देते हैं। आइए इनको ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों गलत हैं, या ए सही है और आर गलत है, ए गलत है या आर सही है। बताएं इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। तो आइए जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट के उत्तम साधन वाले खाद्य पदार्थ ग्रहण करने से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। एंटीऑक्सीडेंट रक्त प्रणाली में बहने वाले फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी करता है, ये भी ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोषण यानी आहार विज्ञान के जनक हैं, न्यूट्रिशन साइंस के जनक पूछे हैं। लेवाइजर, पैटेनकोफर, अतवाटर या वॉइट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेवाइजर पोषण विज्ञान के जनक हैं। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? एल्यूमिनियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट या सोडियम सॉल्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल की कठोरता कैल्शियम सॉल्ट के कारण देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जस्ता के लिए आवश्यक है कोशिका विभाजन, वृद्धि, प्रतिरक्षा प्रणाली या उपयुक्त सभी। तो जस्ता के लिए वृद्धि आवश्यक होती है। हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए जस्ता एक अत्यंत आवश्यक खनिज लवण है। यह शरीर की प्रत्येक कोशिका में उपस्थित रहता है और कई एंजाइमों में कोफैक्टर के रूप में कार्य करता है। यह शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है, इसलिए जस्ता वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन D3 को किस नाम से भी जाना जाता है? कोलेकैल्सिफेरॉल, एर्गोकैल्सिफेरॉल, रेटिनॉल या टोकोफेरॉल।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कोलेकैल्सिफेरॉल को विटामिन D3 के नाम से भी जाना जाता है। एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज। तो एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है लैक्टोज। लैक्टोज माँ के दूध में पाया जाता है। लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? दूध के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्बुमिन, केसीन, मायोसिन या ग्लूटिन। तो दूध के अंदर केसीन प्रोटीन पाया जाता है। ये तो मोस्टली सभी को पता होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम बात करेंगे पकाने से किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल है? ऑप्शन है मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, सनफ्लावर तेल या कैस्टर तेल। तो बताएं इसका आंसर। पकाने के किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल है? तो इसका राइट आंसर है मूंगफली के तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे परामर्श प्रक्रिया समस्या व समाधान का सम्मिलित प्रयास है। यह किसने परिभाषित किया था? रॉबिन्स, बर्नार्ड, फुलमर या रूथ स्ट्रॉन्ग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। रूथ स्ट्रॉन्ग ने परामर्श प्रक्रिया समस्या व समाधान का सम्मिलित प्रयास किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे परामर्श के प्रभावी संचार में सम्मिलित है। संचार तत्वों का अभाव, संचार की अनिच्छा, रूढ़िवादिता या पारंपरिक कट्टरता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 97 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। संचार तत्वों का अभाव परामर्श के प्रभावी संचार में सम्मिलित होता है। परामर्श के लिए 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। ऑप्शन है 1 मई 1946, 7 मई 1947, 8 अप्रैल 1948 या 7 अप्रैल 1948। तो WHO की स्थापना पूछी है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिसेफ के कार्यकारी निर्देशक कौन हैं? मारितजा चान वाल्वर्डे, माइकल मिलनर, अमाल मुडालाली या कैथरीन रसेल। यूनिसेफ के कार्यकारी निर्देशक हैं वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो इसका ऑप्शन है डी, कैथरीन रसेल। यूनिसेफ की 8वीं कार्यकारी निर्देशक हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी शिक्षण आंकड़ों के अनुसार विश्व में प्राथमिक शिक्षा में नामांकन दर कितनी है? 80%, 85%, 90% या 91%। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी शिक्षण आंकड़ों के अनुसार विश्व में प्राथमिक शिक्षा में नामांकन की दर 91% है। तो इस प्रकार हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ जिसमें हमने टोटल 100 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।